जो है हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग अपने नए वीडियो में जो है जा रहे हैं अगले लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग दो नॉन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है उनको हम लोग देखेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हम लोगों के पास। हालांकि ये जो दो नॉन एसिम्प्टोटिक फंक्शंस या नोटेशंस हैं इनका इस्तेमाल कभी भी किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ये हमको कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं देंगे। मसलन अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा कि इस पिच पे जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो 300, तो 300 एक अपर बाउंड्री है, ठीक है। 300 होगा तो 300 बहुत ज़्यादा होगा तो 300 होगा, तो 300 के नीचे जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो जस्टिफाई हो जाएंगी, ठीक है। और कोई ये कहता है कि यहाँ 250 से ज़्यादा ही रन बनेगा, कम नहीं बनेगा, 250 से ज़्यादा बनेगा, तो 250 से ज़्यादा, तो 250 से ज़्यादा कोई भी आप स्कोर सेलेक्ट कर सकते हो और जो कोई वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे आपको वो सारी वैल्यूज जो है लगेगी कि ये सही है। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए, चूंकि ये एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं होते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल कभी भी हम लोग एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन लिखने में इनका इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, बिग स्मॉल ओ नोटेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। स्मॉल ओ नोटेशन, इसके लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? CGM, ये C है, C जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा और n जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट होगा। अगर कोई क्लेम हो रहा है कि Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ Gn, इसको हमें चेक करना है, तो हम लोग इस चीज को चेक करने के लिए लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर Fn अपॉन Gn लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 0, देन Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ Gn सही होगा। दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, तो मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। दिस इज Fn, दिस इज CGn। देखिए, Fn इज लेस देन CGn, लेस देन CGn। ओपन इंटरवल की बात हो रही है, यानी Fn की वैल्यू कभी भी CGn के बराबर नहीं होगी, यानी इसके नीचे की ही बात होगी। Fn की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कभी CGn के ऊपर लाई नहीं करेगी, हमेशा CGn से नीचे हो। देखिए, इसीलिए यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर ये इक्वल टू का साइन होता तो ये क्लोज इंटरवल होता, बट ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस ओपननेस ये एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है, और अगर ये एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है इसलिए कभी भी इसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पे हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? स्मॉल ओ नोटेशन के बारे में हमने बात किया, जो कि एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है। अब जो अगला एजेंडा है वो है स्मॉल ओमेगा नोटेशन को लेकर। तो स्मॉल ओमेगा नोटेशन को देखते हैं। स्मॉल ओमेगा नोटेशन, देखिए स्मॉल ओमेगा नोटेशन जो है
वो भी एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है, और इस वजह से हम लोग कभी भी स्मॉल ओमेगा नोटेशन का इस्तेमाल फंक्शन के तौर पर, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन के तौर पर नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। साथ ही साथ सी क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होगी। और अगर कोई क्लेम हो रहा है कि Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ Gn, तो ये क्लेम सही माना जाएगा कब, व्हेन Fn अपॉन Gn लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, यहां पर भी ओपन इंटरवल की बात हो रही है। यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इस ग्राफ को देखिए आप लोग, दिस इज Fn, और Cgn जो है वो Fn से छोटा है, Cgn, दिस इज n। तो Fn की जो वैल्यू होगी वो Cgn से क्या होगी, छोटी होगी। यानी ये जो डॉटेड शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया को ध्यान से देखिए, तो ये शेडेड एरिया इस बाउंड्री के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी वजह से इसको नॉन एसिम्प्टोटिक फंक्शंस कहते हैं। यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहां पे हम किसी क्लोज इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ओपन इंटरवल, ठीक है। Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ Gn, अगर ये हमको क्लेम चेक करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग Fn अपॉन Gn कंप्यूट करें, लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी के बराबर आ जाती है तो क्लेम सही होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने स्मॉल o के लिए क्या कहा था, Fn अपॉन Gn लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 0। देखिए ये किसके लिए है, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ओमेगा एंड दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल o। स्मॉल ओमेगा नोटेशन के लिए ये सही है, और ये किसके लिए सही है, तो इट इज वैलिड फॉर स्मॉल o नोटेशन। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो Fn अपॉन Gn यहाँ पे भी है और Fn अपॉन Gn यहाँ पे भी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ पे भी है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ पे भी है। स्मॉल o के केस में ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देखिए स्मॉल o और 0 दोनों का शेप लगभग एक जैसा है, और स्मॉल ओमेगा और इंफिनिटी का शेप जो है लगभग एक बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग में इस चीज को रख सकते हैं, ठीक है। ये दो नोटेशंस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कभी भी किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करेंगे। चलिए, ये दो नोटेशंस हम लोग जान गए, हालांकि ये उतना ज्यादा हमारे लिए कारगर नहीं है, फिर भी जानना चाहिए। हम जो है अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग करेंगे। आपको जो मैं एक न्यूमेरिकल में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को ध्यान से देखा है तो वहां पे जब मैंने कांस्टेंट्स की बात की है, चाहे वो C1 हो चाहे वो C2 हो, जब मैंने कांस्टेंट की बात किया था तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स। और मैंने एक छोटी सी बात बोली थी, ध्यान से आप लोग सुनिएगा वीडियो को, तो आप लोग उसको नोटिस कर पाएंगे कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी फंक्शन के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, इस बात को जानने के लिए मैं यहां पे दो प्रॉब्लम जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक प्रॉब्लम है 2 टू पावर n प्लस 1 इज
बिग O ऑफ 2 टू पावर n। और कहा जा रहा है कि so that 2 टू पावर n प्लस 1 इज बिग O ऑफ 2 टू पावर n। देखिए हम लोगों को क्या पता है, तो हम लोगों को पता है कि Fn इज बिग O ऑफ Gn। कब? when Fn लेस देन इक्वल टू Cgn। और C क्या है? इज पॉजिटिव कांस्टेंट। और n को लेके एक बात है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। पीछे वाले जो दो एग्जाम्पल हमने लिए थे उसको जरा देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने कुछ n इक्वल्स टू n नॉट लिखा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां देखिए, तो हम लोगों ने इस बात को देखा था कि जरूरी नहीं है कि n की हम लोग बात करें ही, हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये n हमको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि C जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम को आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसलिए Fn की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 2 टू पावर n प्लस 1। और Gn की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 टू पावर n। अब भाई इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, तो Fn इज 2 टू पावर n प्लस 1 और Gn इक्वल्स टू 2 टू पावर n। चलिए अब हम लोग उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हमको मिलेगा? 0 लेस देन इक्वल टू Fn बोले तो 2 टू पावर n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n। अब जरा 2 टू पावर n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n, इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 2 टू पावर n लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n। इससे ये कैंसिल हो गया और 2 इज लेस देन इक्वल टू C। इस तरीके से देखिए तो C जो है 10, C इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। n का कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रॉब्लम ऐसा है जहां पे n का कोई रोल नहीं है, आप n की कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे तो ये चीज जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पे हमने C जो है उसको पॉजिटिव कांस्टेंट जो है बता दिया है, इसलिए ये जो क्लेम किया जा रहा है, दिस क्लेम इज ट्रू, दिस क्लेम इज ट्रू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं। दूसरे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि हमें क्लेम जो है ये देखना है कि जो क्लेम हम करने जा रहे हैं वो क्लेम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो क्लेम क्या है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इज 2 टू पावर 2n इक्वल्स टू बिग O ऑफ 2 टू पावर n, ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो Fn इक्वल्स टू बिग O ऑफ Gn की बात करें, इसलिए Fn क्या हो जाएगा? तो Fn इज 2 टू पावर 2n एंड Gn इक्वल्स टू 2 टू पावर n। ये वैल्यू उठा के यहां पे रखते हैं तो क्या हमको मिलेगा? इसके लिए कंडीशन क्या थी बिग O नोटेशन के लिए? तो Cgn। अब Fn और Gn की वैल्यू उठा के यहां रख दी जाए, तो Fn क्या है? 2 टू पावर 2n लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n। चलिए, इससे क्या निकलेगा? 2 टू पावर 2n लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n, और 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर n लेस देन इक्वल टू C इंटू 2 टू पावर n। तो एक 2 टू पावर n से एक 2 टू पावर n क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए तो 2 टू पावर n इज लेस देन इक्वल टू C। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब इस तरीके से जो है C एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए तो यहां जो C की वैल्यू है इट इज सेम एज Gn।
इट इज सेम एज Gn। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां कि C कांट बी सेम एज Gn, hence claim is incorrect, claim is incorrect। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो कांस्टेंट C है, इट शुड नॉट बी सेम एज ए फंक्शन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तो ये C जो है वो किसके तरीके से आ रहा था, तो Gn के तरीके से आ रहा था, इसलिए हमने कहा कि C जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं माना जाएगा और ये क्लेम जो है गलत है। आइए आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन है fn जिसको लेकर दो बातें कही गई हैं, ओमेगा ऑफ Gn इंटरसेक्शन स्मॉल ओमेगा ऑफ Gn इंटरसेक्शन स्मॉल o ऑफ Gn इज एम्प्टी सेट, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा आसान है। दिस इज Fn, दिस इज Cgn और दिस इज n नॉट। Fn की वैल्यू Gn से छोटी होगी। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर स्मॉल o नोटेशन। अब जरा यहां पे हम लोग बनाते हैं ग्राफ, किसके लिए, स्मॉल ओमेगा के लिए। Fn Cgn, अगर इन दोनों ग्राफ को हम लोग देखें तो कोई भी कॉमन एरिया हमको नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन एरिया जो है हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है इट इज ट्रू, क्योंकि स्मॉल ओमेगा ऑफ Gn और स्मॉल ओ ऑफ Gn ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए दोनों का जब भी हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग एक्सप्लोर कर लिया जाए। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं, ये जानना जो है जरूरी है। देखिए जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी की, ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिविटी हमने कहा Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn और Gn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Hn
implies that Fn equals to theta of Hn। इसी तरीके से Fn equals to theta of Gn, Gn equals to big O of Hn, implies that Fn equals to big O of, ये big O होगा, big O of Hn, फिर तीसरी प्रॉपर्टी Fn equals to big omega of Gn, Gn is big omega of Hn, implies that Fn is equal to big omega of Hn। ट्रांजिटिविटी ए से बी, बी से सी, मतलब ए से सी, यही ट्रांजिटिविटी होती है। तो यहाँ पे ये तीन बातें किसके लिए की गई हैं? तो यहाँ पे जो है हम तीन बातें किसके लिए कर रहे हैं? तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए। अब Fn की बात किया जाए स्मॉल ओ नोटेशन के साथ, फिर और Gn इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ Hn, अगर ऐसा है तो इससे हमको क्या मिलेगा? तो Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ Hn। देखिए ये चौथा और ये जो पांचवा हम लिखने जा रहे हैं, ये नॉन एसिम्प्टोटिकली टाइट नोटेशंस है, फंक्शंस है। तो Fn इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ Hn। ये बात यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की हुई। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। रिफ्लेक्सिविटी, चलिए आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लोगों ने जो है, आप लोगों को याद आएगा जब आप लोग इंटरमीडिएट में रिलेशन पढ़े होंगे, तो ये बातें तभी आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग Fn की जो वैल्यू है उसको Gn के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी क्या होती है? तो सिमेट्रिसिटी जो है ये है कि Fn जो है वो Gn के बराबर है थीटा के साथ। तो Gn इक्वल्स टू थीटा ऑफ क्या? Fn। दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिसिटी हो जाएगा। आप लोग प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे तो वहां पे मैंने एक बात बोला था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि मेन जो आइडिया है वो नोटेशन का नहीं है। द मेन आइडिया इज ओनली अबाउट क्या? फंक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था कि हाफ n² - 3n, इसको हमने बोला था कि इट इज थीटा n²,
it is big O of n square, it is big omega of n square। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि देखिए यहाँ पे gn की वैल्यू क्या है, सेम है, बट ये नोटेशन क्या है, अलग अलग। तो इस पॉइंट से जो मैंने बताने की कोशिश की थी वो क्या था कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नोटेशन या फंक्शन। तो आंसर इज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिसिटी की बात किया है कि Fn कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of Gn and Gn can be expressed in form of Fn. This is symmetricity. ठीक है, जैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो इसका सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, बी ए होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं कि Fn Gn, ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी तब होगी जब Gn कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ क्या, Fn। ठीक है, अब एक बात आती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, अगर याद आ रहा हो रिलेशन में, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिविटी की। तो मैंने कहा Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Fn, Fn इक्वल्स टू बिग O ऑफ Fn एंड Fn इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ क्या, Fn। ठीक है, कहीं कुछ गलत नहीं है। डायगोनल एलिमेंट का कंसेप्ट आप लोग याद होगा। अगर मैं एक सेट ले रहा हूं A 1 2 and 3, लेट मी कंप्यूट A क्रॉस A, तो मैट्रिक्स बनाइए। इट इज 1 2 and 3, इट इज 1 2 and 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। देखिए ये क्या हुआ है, डायगोनल एलिमेंट रिफ्लेक्सिव हो गए, और अपर डायगोनल पेयर और लोअर डायगोनल पेयर को मैच करिए तो ये सिमेट्रिक हो गए। वन टू टू वन सिमेट्रिक, 1 3 3 1 सिमेट्रिक, 2 3 3 2 सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए ये बात रही किसकी, तो ये बात जो है हम लोगों ने किया है सिमेट्री की, रिफ्लेक्सिविटी हो गई, सिमेट्रिसिटी हो गई। अब एक चीज जो है हमने बोला था कि आप किसी भी एक केस को कंसीडर कर लो। चलिए मैं किसी एक केस को कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज एवरेज केस। एवरेज केस, अगर किसी ने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज केस, तो इससे दो बातें निकल के आएंगी कि अगर एवरेज है तो क्या होगा, बेस्ट केस भी होगा और वर्स्ट केस भी होगा। उसी तरीके से किसी ने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट केस, तो अगर बेस्ट केस होगा तो वर्स्ट केस भी होगा, और बेस्ट और वर्स्ट है तो एवरेज भी होगा। अब जो है हम कहें कि किसी व्यक्ति ने कहा कि ये देखो ये है हमारा वर्स्ट केस, तो अगर वर्स्ट केस होगा तो किसके अगेंस्ट में वर्स्ट होगा, तो बेस्ट के अगेंस्ट में वर्स्ट होगा, और वर्स्ट है बेस्ट है तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज केस हमको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज सिमेट्री।
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज सिमेट्री। तो ट्रांसपोज सिमेट्री में क्या कहा गया, ट्रांसपोज सिमेट्री, इसमें कहा गया कि Fn इक्वल्स टू बिग O ऑफ Gn इफ एंड ओनली इफ क्या, Fn इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ Gn। ध्यान दीजिए, बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल होता है, किसके लिए होता है, वर्स्ट केस के लिए होता है, जहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो Fn के लिए बोला जा रहा है कि वर्स्ट केस है, तो वर्स्ट केस अगर है तो वर्स्ट केस किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो बेस्ट केस के रिस्पेक्ट में होगा। ये देखिए बिग ओमेगा, बिग ओमेगा जो है किस लिए यूज होता है, तो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट था नोटेशन का, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम वापस जो है अपने लीनियर सर्च की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम लोग लीनियर सर्च की बात करेंगे, तो हमने जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बना था, उसमें एक जगह हमने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च इन दोनों को लेके एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। यहां मैं फिर से वही अपनी पुरानी बात दोहरा दूं कि जब भी हम लोग बात सर्चिंग की करेंगे, तो इन केस ऑफ सर्चिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्च स्पेस एरिया। सर्च स्पेस एरिया जितना बड़ा होगा, सर्चिंग में टाइम का कंजम्पशन भी उतना होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। हम लोग लीनियर सर्च, ये जो कंसेप्ट है लीनियर सर्च, इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या क्या इंपैक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का क्या इंपैक्ट है लीनियर सर्च के ऊपर। तो ये जानने के पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जान लिया जाए। तो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो सकता है और वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, तो मेरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बोलने का मतलब ये होगा कि व्हाट एवर द एरे, व्हाट एवर द लिस्ट आई है, उसमें किसी भी आइटम का रिपीटिशन नहीं हुआ, यानी हर एक आइटम एग्जैक्टली वन टाइम आ रहा है। मसलन मैं आपके सामने एक एरे में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने कहा दिस इज 10, दिस इज 9, दिस इज 20, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 7। ध्यान दीजिए, तो यहां 6 आइटम है और हर आइटम एक ही बार आया है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं इन 6 आइटम में से एक आइटम रैंडमली पिक कर रहा हूं, ठीक है, तो वो आइटम 10 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं क्या कहूंगा 1/6। यानी किसी आइटम x के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, x ऑफ p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट x इज 1/6। क्यों? क्योंकि हर एक आइटम एक ही बार आया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
तो दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। चलिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक आइटम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा कि 8 जो है वो 2 टाइम्स है, और 8 अगर 2 टाइम्स आ गया तो यहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी 8 की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी। देखिए कितने आइटम है, तो आइटम अपने पास है 6, तो 2/8, 1/6, सॉरी 2/6, एक्स कितनी बार आ रहा है, तो 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2/6 इट इज 1/3, ठीक है। बाकी 10 की प्रोबेबिलिटी, 9 की प्रोबेबिलिटी, 20 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, लेकिन 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करिए तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2 प्लस 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑन लीनियर सर्च, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर सर्च, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो भी डेटा है वो एक ही बार आ रहे हैं, यानी हर एक डेटा आइटम के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। चलिए, अब हम कास्ट ई जो है वो निकाल रहे हैं, कास्ट ई, टोटल कास्ट। तो हमने कहा कि मेरे पास एक एरे है हैविंग साइज en, और डेटा आइटम कौन है, A1, A2, A3, AI, AN, और हम बोल रहे हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज यूनिफॉर्म, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कितना हो जाएगा, 1/n, यानी PI हम बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इज 1/n। टोटल कास्ट हम निकाल रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमको किसी पर्टिकुलर की को सर्च करना है, तो हम जब किसी इंडेक्स पर जाएंगे तो वहां पे हमको की मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/n होगी। बात समझ रहे हैं। मसलन मुझसे कहा जाए कि ये जो लिस्ट है इसमें आपको के को सर्च करना है, यू हैव टू सर्च द की के, तो जब हम किसी एक आइटम के साथ इस के को कंपेयर कर रहे होंगे तो वहां पे के हमको मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/n, ठीक है। चलिए, इसलिए हमने कहा ई इज द टोटल कास्ट, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू P1, P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस प्लस n इंटू Pn। अब हम ये कह रहे हैं एज
P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू Pn इक्वल्स टू 1/n, तो E क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/n सो वन n इंटू 1/n। अब ये क्या हो जाएगा 1/n कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस n इंटू 1/n। अब देखिए 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/n। इस n से ये n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इट इज n प्लस 1/2, यानी देखिए इट इज बिग O ऑफ n प्लस 1/2। ठीक है, टोटल कास्ट ये निकल के आया, और ये बेसिकली किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है एवरेज कास्ट। आइटम कहाँ मिल रहा है, तो मिड में मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हम अब जब मैंने कहा कि एवरेज कास्ट, लेकिन मैंने नोटेशन यहाँ पे क्या यूज किया है बिग O, तो किसी के मन में फिर से दुविधा हो सकती है कि भाई सर ने तो बोला था कि एवरेज केस मतलब थीटा, आपने यहाँ पे बिग O क्यों लिखा है। तो मेरा जवाब वही होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फंक्शन। तो यहाँ n आइटम में किसी पर्टिकुलर आइटम के किसी पर्टिकुलर की के मिलने का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। आगे आइए, अब हम बोल रहे हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तब क्या होगा, तो अभी भी हमारा जो इफेक्टिव कास्ट है, टोटल कास्ट है, वो E है, और E के लिए जो है हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, E इक्वल्स टू 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 एंड सो ऑन। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेट P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन एंड P। अब हम एक ऐसे अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे शुरुआती इंडेक्सेस पर वो आइटम्स आ रहे हैं जिनके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बात को समझिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है 10 10 10 5 5 3 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए आइटम और फ्रीक्वेंसी 10 5 3, 10 कितनी बार आ रहा है 3, 5 कितनी बार आ रहा है 2, और 3 कितनी बार आ रहा है 1। चलिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, आइटम के साथ। तो आइटम 10 5 3, 10 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स आ रहा है, कितने में आ रहा है, तो 6 में से 3 बार 10 आ रहा है। 5 की बात करें तो 2 टाइम्स आ रहा है, कितने में 6 में, और 3 कितने आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है, यानी 1/2 1/3 एंड 1/6। ध्यान दीजिए, टेन की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। ध्यान दीजिए, अगर जो आइटम है हमारा 10, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 5 है, फिर 3 है, तो हमने कहा कि भाई साहब एक नया अरेंजमेंट बनाओ जिसमें इनिशियल इंडेक्स पर उस आइटम को रखिए जिसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हमने 10 को फर्स्ट पोजीशन पर रखा, 5 को दूसरे पोजीशन पर रखा, और 3 को हमने थर्ड पोजीशन पर रखा। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इट इज नोन एज प्री लोडिंग, इट इज नोन एज क्या, प्री लोडिंग। ठीक है, तो अब
जैसे आप लोग मोबाइल में गाना सुनते हो तो जो ट्रैक आप लोग बार बार सुन रहे हो वो ट्रैक सबसे ऊपर जो है स्टोर रहता है, ठीक है, सबसे ऊपर। मतलब जैसे सर्च करने जाओगे तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आप उसी ट्रैक को सुनने जा रहे हो जिसको आपने मैक्सिमम टाइम सुना है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या, प्री लोडिंग। चलिए, तो प्री लोडिंग के केस में क्या होगा, तो इनिशियल इंडेक्सेस पे हम लोग उन आइटम्स को रखेंगे जिनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अब क्या हो जाएगा, ई कब मिनिमम होगा, जब P1 में मल्टीप्लाई कौन होगा, 1 होगा, सबसे छोटा सबसे बड़े में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस n इंटू Pn। देखिए Pn सबसे छोटा है इसलिए इसमें n जो है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और P1 सबसे बड़ा है इसलिए कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, ताकि E को हम लोग क्या रख सकें, कम से कम रख सकें। और ये जो अरेंजमेंट होगा डेटा को स्टोर करने का, इसको हम लोग बोलते हैं लेजी, इसको बोलेंगे हम लोग प्री लोडिंग। इट इज नोन एज प्री लोडिंग, ये प्री लोडिंग स्कीम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा व्हेन लीनियर सर्च इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।